बात करेंगे सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा एग्जाम 9/1/2023 को हुआ था और 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। इससे पहले मैंने इसके CDP और काफ़ी क्वेश्चंस बना रखे हो, ना देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषुवत वृत्त निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। द इक्वेटर गोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ऑप्शन ए है बोलीविया, ऑप्शन बी है बोत्सवाना, ऑप्शन सी है ब्राज़ील और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो बताइए जो विषुवत वृत्त है वो किस देश से होकर गुजरती है। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ब्राज़ील। विषुवत वृत्त ब्राज़ील देश से होकर गुजरती है। हमारी व्याख्या कह रही है कि ब्राज़ील देश से विषुवत रेखा गुजरती है और पृथ्वी के ग्लोब पर 0 अंश के अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन से देश से गुजरती है? ब्राज़ील देश से। और 2024 में ब्राज़ील देश ही है ये पहले G21 की अध्यक्षता करेगा। यहाँ के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा, ये भी याद रखना। हमारा पृथ्वी का जो ग्लोब होता है वो 0 अंश के अक्षांश को भी हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है। और जो विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और जो उसका दक्षिणी भाग होता है उसे कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। और विषुवत रेखा साओ टोम और प्रिंसिप, गोवन कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य उगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील आदि देशों से होकर गुजरती है। साओ टोम और प्रिंसिप, गोवान कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य उगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील देशों से होकर गुजरती है। और जो विषुवत रेखा होती है, कर्क रेखा होती है और मकर रेखा, ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि तीनों रेखाएं किस देश से होकर गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर लैटिट्यूड, यानी हमें अक्षांश के बारे में जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि विषुवत वृत्त वह अक्षांश रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड विच डिवाइड्स ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगला कह रहा है हमारा स्टेटमेंट बी कि किसी स्थान विशेष के स्थानीय समय के निर्धारण में अक्षांशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लैटिट्यूड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस। तो हमें सही करेक्ट ऑप्शन में से चूज करना है। ऑप्शन ए है कि केवल ए सही है, ऑप्शन बी है केवल बी सही है, ऑप्शन सी है कि ए और बी दोनों सही है और जो ऑप्शन डी है कि ना तो ए सही है ना ही बी सही है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए सही है। ठीक है। जो विषुवत वृत्त है वह अक्षांश रेखा होती है जो ग्लोब को क्या करती है? 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ये सही है। लेकिन किसी स्थान विशेष के स्थानीय समय के निर्धारण में अक्षांशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि विषुवत वृत्त वह अक्षांश रेखा है जो ग्लोब को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। किसी स्थान विशेष के स्थानीय समय के निर्धारणों में जो अक्षांश होते हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार ये सही और भी सही नहीं है। विषुवत रेखा पृथ्वी के ग्लोब पर 0 अंश के अक्षांश को विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, जो पहले बता चुके हैं आपके, इसको उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। और विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा होती है जो आपस में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित गिनी की खाड़ी में मिलती है। तो विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा आपस में कहाँ मिलती हैं? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित गिनी की खाड़ी में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हो तो उसी समय 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या स्थानीय समय होगी? इफ इट इज 12 noon एट ग्रीनविच, व्हाट विल बी द लोकल टाइमिंग 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एट सेम टाइम। ऑप्शन ए है 8 PM, ऑप्शन बी है 4 AM, ऑप्शन सी है 8 AM और ऑप्शन डी है 4 PM। ठीक है, तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 8 PM। यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे होते हैं तो उसी समय 120 डिग्री जो पूर्वी देशांतर होता है उसमें 8 PM होता है। ठीक, आगे इसकी व्याख्या कह रही है कि यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजते हैं तो उसी समय 120
तो उसी समय 120 डिग्री जो पूर्वी देशांतर होता है उसमें स्थानीय समय 8 PM होता है, यानी 8 अप्रैल होगा, क्योंकि पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांत पर खींची गई मध्यमेय रेखा को ही प्रधान मध्यमेय रेखा कहते हैं। हम पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा खींची गई उसको क्या कहते हैं? प्रधान मध्यमेय रेखा। इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और दुनिया का मानक समय जो होता है इसी ग्रीनविच रेखा के द्वारा क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र को दर्शाता टेबल पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल शोइंग टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड रीजन। ऑप्शन ए पहला है हमारा नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पतियाँ, और ऑप्शन सेकंड में है रीजन यानी कि क्षेत्र। तो जरा देख लेते हैं इनको। हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों में सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, और सेकेंड में डेसिडस फॉरेस्ट यानी पर्णपाती वन है, और रीजन यानी क्षेत्र में ट्रॉपिकल जोन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और सेकेंड में है टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र। तो हमें करेक्ट मैच करना है यानी सही मिलान करना है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सही सम्मेलन इस प्रकार है कि जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं जैसे कि सदाबहार वन वो कौन से क्षेत्र में होती हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती हैं, और जो पर्णपाती वन होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो शीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं। इस प्रकार विकल्प डी के अंदर ए का फर्स्ट तथा बी का सेकेंड जो है वो सही है। सदाबहार वन कैसे पौधे होते हैं? ऐसे पौधे और वृक्षों को कहते हैं जिन पर हर मौसम में पत्ते उगते हैं, उनका नाम ये सदाबहार वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ऐसे वृक्ष या पौधे जिन पर हर मौसम में पत्ते लगेंगे तो हम उसे कहेंगे सदाबहार वन। ये उन पतझड़ी वृक्षों और पौधों से अलग होते हैं जो आमतौर पर शरद ऋतु में अपने पत्ते को खो देते हैं। ये जो पतझड़ी पत्ते नहीं होते जो अब आती है आपकी शरद ऋतु तो अपने पत्ते खो देते हैं, उनसे कैसे होते हैं? बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। सदाबहार वनों के पत्ते भी गिरते हैं लेकिन वे सब एक साथ नहीं गिरते, और पत्तों के गिरने के साथ साथ नए पत्ते भी आते रहते हैं। मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि इनके पत्ते ही नहीं गिरते हैं, सदाबहार वन के भी पत्ते गिरते हैं, पर होता क्या है कि एक ऐसे इधर से पत्ता अगर गिरता है तो इधर से उगता भी चला आता है, और एक साथ ही सारे पत्ते नहीं गिर जाते हैं। इसीलिए तो इसे सदाबहार वन कहते हैं कि इसमें हर समय जो पत्ते होते हैं वो लगे ही रहते हैं, जबकि पतझड़ी वृक्ष होते हैं उसमें एक साथ सारे पत्ते टूट जाते हैं और पेड़ बिल्कुल खाली हो जाता है। आपने देखा भी होगा कई बार पेड़ों को कि पेड़ों में एक भी पत्ता नहीं लगा होता है, तो वो पतझड़ी वृक्ष या पौधे होते हैं। लेकिन जो सदाबहार वन होते हैं उनके सारे पत्ते कभी एक साथ नहीं गिरते, एक गिरते हैं तो वापस दूसरे आ जाते हैं, और अगर दूसरे गिरते हैं तो कई सारे और भी आ जाते हैं। इसीलिए इन्हें सदाबहार वन सदाबहार वृक्ष कहते हैं, ऐसे पत्ते इसमें लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल। स्टेटमेंट है कि अवक्षय चट्टानी पदार्थ जनक चट्टान और उपमृदा के बीच अवस्थित होता है। वेदर्ड रॉक मटेरियल लाइज बिटवीन पेरेंट रॉक एंड सब सॉइल। हमारा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी क्षेत्र की जलवायिक दशा वहाँ के मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द रीजन डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। तो सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प चयन करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। दूसरा कह रहा है कि ए और बी दोनों गलत है, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तीसरा कह रहा है कि ए सही है लेकिन बी गलत है, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। और चौथा कह रहा है कि ए गलत है लेकिन बी सही है, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कि बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, यानी कि ये सही है लेकिन बी कैसा है? गलत है। हम व्याख्या से देख लेते हैं कैसे। क्योंकि अवक्षेद चट्टानी पदार्थ जनक चट्टान और उपमृदा के बीच कैसा होता है? अवस्थित। और किसी क्षेत्र की जलवायु दशा वहाँ की मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को क्या करती है? निश्चित है। कथन कैसा है? सही नहीं है। इस प्रकार मृदा से कथन संबंधों में ये सही है लेकिन बी गलत है। पृथ्वी के धरातल पर मिट्टी यानी कि मृदा असंगठित पदार्थ जो होते हैं उनकी एक ऐसी होती है, एक परत होती है जो अपक्षय और विघटन के कारकों के माध्यम से चट्टानों और जो जैव पदार्थ होते हैं उनसे बनी होती है। उच्चावाच और जलवायु संबंधी दिशाओं में कैसी होती है? भिन्नता होती है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑफ डिवाइडिंग मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के मुख्य प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में निम्न में से कौन से मुख्य मानक हैं। ऑप्शन ए है अक्षांश और देशांतर, लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दाब और पवने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। ऑप्शन सी है तापमान, वर्षण और वनस्पति, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेजिटेशन। और हमारा ऑप्शन डी है ज्वार भाटा धाराएं, टाइड्स एंड करंट्स। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। विश्व के मुख्य प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में ऑप्शन सी सही है कि तापमान, वर्षण और वनस्पति, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेजिटेशन। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विश्व के मुख्य प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में तापमान, टेम्परेचर, वर्षण और वनस्पति की अहम भूमिका होती है। विभिन्न मतलब अलग अलग भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में क्या पाई जाती है, डिफरेंसिटी पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू और पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। कहाँ? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू और पीपल के साथ जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं वो भी पाए जाते हैं। अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष भर यह गर्म और नम जलवायु यहाँ रहती है। कहाँ? अमेज़न, वो तो आप जानते हैं ब्राजील में सबसे बड़ा जंगल अमेज़न का ही है। ये बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। पूरे वर्ष भर यानी पूरे वर्ष क्या रहता है यहाँ, साल भर यहाँ गर्म में रहता है और नम जलवायु इसकी रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग कैसा होता है, एक जैसा गर्म और आर्द्र भी रहता है। और शरीर में इसकी क्या किस महसूस होती है, हमें चिपचिपाहट महसूस होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा वायुमंडल की परत पहचान कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द एटमॉस्फेरिक लेयर। स्टेटमेंट ए है कि इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता के साथ बढ़ता है। टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट इन दिस लेयर। हमारा स्टेटमेंट बी है कि आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। तो हमारा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल है, ऑप्शन बी है समताप मंडल है, ऑप्शन सी है मध्य मंडल है, ऑप्शन डी है बाहरी वायुमंडल है, यानी कि ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर की थर्मोस्फीयर है। तो हमें इसकी पहचान करनी है, ये है क्या, जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान कैसे होता है, अत्यधिक तेजी के साथ बढ़ने लगता है और अयान मंडल इस परत का एक भाग है। तो जैसा आप जानते हैं कि अयान मंडल जो है वो किसका एक पार्ट है, बाहरी वायुमंडल थर्मोस्फीयर का एक पार्ट होता है। ये तो ना तो क्षोभ मंडल का है, ना ही समताप मंडल का, ना ही मध्य मंडल। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमारे वायुमंडल में कितनी परतें हैं, 5 हैं। पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी है हमारी ताप मंडल, इसे हम आयन मंडल भी कहते हैं, और पांचवी हमारी है बाहरी वायुमंडल। और कभी कभी आयन मंडल को ही बाहरी वायुमंडल की परत का एक भाग कह देते हैं। ठीक है, मध्य मंडल में उल्कापिंड जल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बाहरी वायुमंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ जो तापमान होता है वो क्या होता है, बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। और इस परत की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी होती है कि आयन मंडल क्या होता है, इसका एक पार्ट होता है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक किमी तक फैला है। कितना, 80 से 400। और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग कहते हैं। किसके लिए, रेडियो संचार के लिए। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें होती हैं, वो इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। इस प्रकार ये और कथन भी बाहरी वायुमंडल से संबंधित है। हमारा वायुमंडल कितने भागों में बांटा हुआ है, 5। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा है, 5। मैंने आपको बताया था ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल जहाँ ओजोन परत पाई जाती है, मध्य मंडल, बाहरी वायुमंडल और वायुमंडल। ये जो बाहरी वायुमंडल है जिसे आयन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, बाहरी वायुमंडल को क्या कहते हैं, आयन मंडल है। ताप मंडल इसमें रेडियो तरंगें वापस आ जाती हैं। मध्य मंडल में जो होती है उल्कापिंडें वो जल जाती हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च दाब संबंधित है हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन ए है बादल युक्त आकाश और नम मौसम से, क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। ऑप्शन बी है भारी वर्षण से यानी कि हैवी रेनफॉल से। ऑप्शन सी है स्पष्ट और स्वच्छ धूप भरे आकाश से, क्लियर एंड सनी स्काइज। और ऑप्शन डी है स्टॉर्म से यानी तूफान से। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्लियर एंड सनी स्काई, यानी स्पष्ट और स्वच्छ भरे धूप भरे आकाश से। जो उच्च दाब है यानी हाई प्रेशर है वो किससे एसोसिएटेड है यानी संबंधित है, क्लियर एंड सनी स्काई से यानी स्पष्ट और स्वच्छ धूप भरे आकाश से संबंधित है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि उच्च दाब स्पष्ट और स्वच्छ धूप भरे आकाश से संबंधित है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु कैसी होती है, ठंडी होती है। ऐसे तापमान जहाँ का तापमान बहुत ही कम होता है वहाँ की वायु कैसी होती है, ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र को बना देती है और उच्च दाब के कारण यह स्पष्ट और स्वच्छ आकाश हो जाता है। किसके कारण, उच्च दाब की वायु बनने के कारण। वायुदाब का क्षैतिज विवरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। होता है कि निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़े होते हैं। वायु सदैव उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो ये भी पूछा जा सकता है वायु किधर से किधर की ओर जाती है, तो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है यानी कि जाती है। किससे, हाई से लो की तरफ यानी उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव अ कोस्ट ऑन द अरेबियन सी, यानी निम्न में से किन राज्यों का तट अरब सागर पर है। ऑप्शन ए है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी है तमिलनाडु और कर्नाटक। ऑप्शन सी है केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन डी है कर्नाटक और केरला। सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कर्नाटक और केरल। ठीक है, इन राज्यों का तट कहाँ पर है, अरब सागर में है, कर्नाटक और केरल का। इसमें कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं और यही इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वहीं अगर हम बात करें केरल की तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक और केरल जो होता है वो अरब सागर के तट पर स्थित राज्य में है। भारत के 9 राज्य हैं जैसे कि हमारा गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। इनकी सीमा किससे लगती है, समुद्र तट से। तो आपसे पूछ लेगा कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है, तो वर्तमान में भारत के 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें 9 राज्यों की सीमा जो है वो राज्य किससे लगती है, तटों से लगती है, जिसमें से हमारे हैं गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, 9 राज्यों की लगती है। इसमें से जो 5 राज्य हैं उनकी सीमा अरब सागर में लगती है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। वहीं जो 4 राज्य हैं उनकी सीमा लगती है बंगाल की खाड़ी में, जैसे कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य है वो गुजरात है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दूसरा सर्वाधिक तटीय लंबाई वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैंने इनका थोड़ा पर हमें विचार करना है। असर्शन है कि फॉरेस्ट रिप्लेनिश मोर अंडरग्राउंड वाटर एज कंपेयर्ड टू बैरन लैंड, यानी कि बंजर भूमि की तुलना में वन भूमिगत जल को पुनः प्राप्ति करते हैं। और हमारा रीजनिंग है और हमारा कारण है कि फॉरेस्ट एंड द अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ, यानी कि वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद करते हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही विकल्प चुनना है। तो पहला कह रहा है कि ए ओ आर दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि दोनों गलत है। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है किसकी,
ए की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बंजर भूमि की तुलना में जो वन होते हैं वो भूमिगत जल को पुनः यानी फिर से क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं और वन के साथ साथ अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद कर देते हैं। इस प्रकार विकल्प ए के अंतर्गत दिए गए कथन ए और कारण आर जो है वो दोनों सही हैं और आगे की सही व्याख्या कर रहा है। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की कैसी विधि है? दूसरी, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और बाष्पीकरण से होने जल क्षति को रोकने के लिए हमें स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करनी चाहिए। जल एक कैसा साधन है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, और विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाली एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जनसंख्या पिरामिड पढ़ाना चाहती है। जनसंख्या पिरामिड की बेहतर समझ बनाने है तो उन्हें निम्न में से कौन से उप संप्रत्तियों पर चर्चा करने की जरूरत है? आवर टीचर वांट टू इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन पिरामिड्स इन हर elementary social science classroom. Which of the following sub concepts she need to discuss to give a fairer understanding of population pyramids? ऑप्शन ए है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या का घनत्व। ऑप्शन बी है एज ग्रुप्स यानी कि आयु वर्ग। ऑप्शन सी है यंग डिपेंड्स एंड ऑल डिपेंड्स यानी कि युवा आश्रित लोग या वृद्धाश्रित लोग। ऑप्शन डी है बर्थ रेट्स यानी कि जन्म दर। तो सही विकल्प चुनना है तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी यानी केवल बी, सी और डी। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्रारंभिक स्तर पर अगर हम सोशल साइंस पढ़ाना चाहते हैं तो शिक्षिका को जनसंख्या पिरामिड अगर वो पढ़ाना चाहती है तो इसके लिए वह जनसंख्या पिरामिड की बेहतर समझ बनाने के लिए आयु वर्ग, युवा आश्रित लोग और वृद्ध आश्रित लोग तथा जन्म दर जैसे उप संप्रत्तियों पर चर्चा करने की क्या पड़ेगी जरूरत। जनसंख्या पिरामिड एक विशिष्ट जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का क्या होगा, चित्रमय प्रतिनिधित्व है। इसमें 2 हिस्टोग्राम होते हैं प्रत्येक लिंग के लिए, एक पुरुष के लिए एक स्त्री के लिए। सम्मेलन के अनुसार पुरुष को बाईं ओर, महिलाओं को दाईं ओर, जहाँ संस्थाओं को क्षैतिज रूप से और आयु को लंबवत रूप से दिखाया जाता है। भारतीय आबादी में बच्चों, किशोरों और युवा वयस्कों का अनुपात जो होता है वो अधिक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीज की फसल उगाना एक महत्वपूर्ण कृषिगत मृदा गतिविधियां मानी जाती है क्योंकि यह देश इंटरक्रॉपिंग इज एन इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर सॉइल प्रैक्टिस बिकॉज इट इज डैश। ऑप्शन ए है कि किसानों को साल भर कमाने का मौका देती है। अलाउज फार्मर्स टू इन थ्रू आउट द ईयर। दूसरा कह रहा है कि किसानों की आय को है उसको दुगना कर देती है। डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स यानी कि बीज की अगर हम फसल उगाते हैं, चाहे कि अगर बीज की फसल उगाएंगे तो एक महत्वपूर्ण कृषिगत मृदा गतिविधि क्यों मानी जाएगी। तीसरा कह रहा है कि वर्षा दोहन से सुरक्षित रखती है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रेन वॉश। ऑप्शन डी है कि खेत की उत्पादकता बढ़ाती है। इंक्रीज एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगर हम बीज की फसल उगाना एक महत्वपूर्ण कृषिगत मृदा इसलिए मानी जाती है गतिविधि क्योंकि ये क्या होती है, जब वर्षा दोहन होता है उससे फसल को क्या रखती है, सुरक्षित रखती है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बीज की फसल उगाना एक महत्वपूर्ण कृषिगत मृदा है क्योंकि ये गतिविधि किसानों को साल भर कमाने का क्या देती है, मौका यानी अपॉर्चुनिटीज देती है। अंतरराष्ट्रीय इंटरक्रॉपिंग का अर्थ होता है कि बीच में या फिर खाली जगह में कोई दूसरी फसल को उगा दें और इंटरक्रॉपिंग का सबसे आम लक्ष्य होता है संसाधनों या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके भूमि के एक दिए गए टुकड़े पर अधिक उपज का क्या करना, उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक विशिष्ट जाल चीना वाला मछली पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अ पार्टिकुलर फिशिंग नेट इज यूज्ड कॉल्ड चीना वाला। ऑप्शन ए है कर्नाटक यानी कि चीना वाला मछली पकड़ने का जो जाल है वो कर्नाटक में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है केरल, इसे हम केरल में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, इसे हम आंध्र प्रदेश में प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन डी है तमिलनाडु, हम इसे तमिलनाडु में प्रयोग करते हैं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। ठीक है, केरल राज्य में एक विशिष्ट जाल होता है जिसका नाम होता है चीना वाला। ये मछली पकड़ने का होता है और ये केरल में प्रयोग किया जाता है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश की
विशाखापट्टनम और तमिलनाडु की होती है चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी व्याख्या क्या रही है कि केरल राज्य में एक विशिष्ट जाल चीना वाला जो होता है, इसका नाम याद रखना, चीना वाला, ये मछली पकड़ने के लिए यूज करते हैं। केरल जो है वो दक्षिण पश्चिम भारत के उष्णकटिबंधीय मालाबार तट पर स्थित एक राज्य है। कहाँ स्थित है? मालाबार तट पर, जो देश के सबसे लोकप्रिय जो पर्यटन स्थल होते हैं उनमें से एक होता है, जो पर्यटन के लिए काफी फेमस है। यह जाल विशाल यांत्रिक उपकरणों से 20 मीटर या उससे अधिक के व्यास वाले 36 जाल होते हैं और जालों को पानी में क्या करते हैं? डुबोते हैं और फिर इसको उठाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य मछली पकड़ने वाले जाल होते हैं लिफ्ट जाल और सीन जाल। चीना वाला के अतिरिक्त और कौन से जालों का प्रयोग करते हैं? लिफ्ट जाल और सीन जाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रकार सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देती प्रतीत होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन सीम टू इन अ वे चैलेंज सोशल प्रेजुडाइज। ऑप्शन ए है कि वह अशक्त लड़का जिसने अपने विद्यालय की चित्र प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है अपनी व्हील चेयर पर अपनी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आता है। द डिसेबल्ड बॉय हु वॉन द ड्राइंग कंपटीशन इन हिज स्कूल went up to the stage on his wheelchair to collect his prize। दूसरा कह रहा है कि किसी कक्षा में बच्चे अपना भोजन ऐसे सहपाठियों के साथ साझा करने से बचते हैं क्योंकि वह एक कच्ची बस्ती में रहती है। Children in a class refrain from sharing food with a particular classmate as she stay in a slum। अगला कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालयों में लड़के लड़कियों को केवल विद्यालय के भीतर खेली जाने वाले खेलों का प्रावधान किया जाता है। प्राइमरी स्कूल प्रोवाइड्स बॉयज एंड गर्ल्स ओनली इंडोर गेम्स। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चे अपने मित्र का मजाक उड़ाते हैं कि जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है क्योंकि उसका रंग सांवला है। चिल्ड्रंस मेक फन ऑफ देयर फ्रेंड्स हु वांट टू बिकम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज शी इज डार्क स्किन। तो बताइए इसमें से कौन सा है वो पूर्व ग्रह को चुनौती देता हुआ प्रतीक हो रहा है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। वह लड़का जिसने अपने विद्यालय की चित्र प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है अपनी व्हील चेयर पर अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आता है। ये पूर्व ग्रह को चुनौती दे रहा है, बाकी इनमें से कोई भी नहीं दे रहे हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि वह अशक्त लड़का जिसने अपने विद्यालय की चित्र की प्रतियोगिता में पुरस्कार जीत लिया है वो अपनी व्हील चेयर पर अपना प्राप्त करने के लिए पुरस्कार आता है मंच पर। यह एक प्रकार की समाज के पूर्व ग्रह को चुनौती देता है। पूर्व ग्रह अंग्रेजी शब्द प्रेजुडाइज का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी शब्द प्रेजुडाइज लैटिन भाषा के जुडिशियम शब्द से बना है जिसमें प्री का अर्थ होता है पूर्व और जुडिशियम का अर्थ होता है निर्णय अथवा धारणा। यानी कि अगर हमने किसी भी चीज को लेकर पहले से कोई अपने मन में धारणा बना ली होती है उसको ही चलते रहना आगे की तरफ ही होता है। क्या? प्रेजुडाइज यानी कि पूर्व ग्रह। ठीक है। इस दृष्टि कोण से पूर्व ग्रह का शाब्दिक हुआ है पूर्व निर्णय। पूर्व निर्णय किसी का पहले से ही निर्णय ले लेना। पूर्व ग्रह समान रूप से ऐसी सामाजिक अवधारणा है जो समाज के अंतःकरण के दौरान क्या करती है? पनपती है। पूर्व ग्रह किसी समूह के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक, अनुकूल अथवा प्रतिकूल, पक्ष अथवा विपक्ष में भी हो सकता है। पूर्व ग्रह आंतरिक होते हैं, पूर्व ग्रह तथ्यों पर आधारित नहीं होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गांव में भूमि को नापने के लिए, लेखा जोखा रखने के लिए और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग लैंड एंड मेंटेनिंग एज वेल एज अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन अ विलेज? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है पटवारी, ऑप्शन सी है जिलाधिकारी और ऑप्शन डी है पंचायत समिति। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी पटवारी। हमारी व्याख्या भी कह रही है किसी गांव में भूमि को नापने के लिए, लेखा जोखा रखने के लिए और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? पटवारी उत्तरदायी होता है। ये सारे काम किसके होते हैं? पटवारी के। पटवारी को हम क्या कहते हैं? लेखपाल। राजस्व विभाग में गांव की लेवल का एक अधिकारी होता है। इन्हें विभिन्न स्तरों पर यानी अन्य स्थानों पर अन्य नामों से भी हम जानते हैं जैसे कि कारनाम अधिकारी, शान बोगुरु, लेखपाल उत्तर प्रदेश में अलग अलग, ठीक है, नामों से अलग अलग जगह पे जानते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत का प्रशासनिक पद होता है। इसमें खेती बाड़ी की जमीन और उसकी उपज का लेखा जोखा रखना इसका मुख्य कार्य होता है। 9 सितंबर 2021 को राजस्व मंडल ने एक और नवाचार पहल करते हुए वर्ष 2020-21 के तहत राजकीय दायित्वों के निर्वहन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रत्येक तहसील में एक पटवारी को सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट
टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए सुबह 8 बजे कराते हैं प्राइमरी लेवल की प्रीवियस ईयर, उसे देखा कीजिए, और रात के 8 बजे कराते हैं हम जूनियर लेवल की प्रीवियस ईयर सी टेट की, उसे देखा कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।